Hello students, myself Riya Garg. I'm your chemistry faculty at competition. So students, जैसा कि अभी IOQC का रिज़ल्ट भी आया है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा वो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो उसमें जैसा कि आपने सिलेबस में देखा भी होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे, तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, मतलब रिलेट होते हैं। हर क्वेश्चन में आपके वो टॉपिक्स यूज़ होते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है ऑर्गेनिक का, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसका हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया था, एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिससे मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझाया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, फिर उसके कितने टाइप होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जैसे कि NMR, IR, UV एंड अदर रोटेशनल एंड अदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था, हमने NMR थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे तो वो NMR से रिलेटेड ही पूछा, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड ही पूछा गया है। तो अब अगर मैं बात करूं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया था, देखा था कि ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बोलते हैं, और इसका कुछ बेसिक्स देखा था कि कब कोई न्यूक्लियस हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा NMR वाली, या कब नहीं करेगा। उसके लिए हमने एक सिलेक्शन रूल देखा था, दैट डिपेंड्स ऑन दी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अगर I की वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, और अगर I की वैल्यू 0 है तो दैट इज NMR इनएक्टिव, एंड I की वैल्यू 0 नहीं है तो NMR एक्टिव। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो NMR एक्टिव है या NMR इनएक्टिव है, मतलब उसकी I की वैल्यू 0 है या 0 नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में से कुछ भी ऑड होता है तो मतलब वो NMR एक्टिव होगा। और उसकी I की वैल्यू भी देखी थी हमने कि I जो है वो n/2 भी हो सकता है और I जो है वो n भी हो सकता है। क्लियर। फिर हमने बात की थी कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी I की वैल्यू क्या रहेगी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक न्यूक्लियस जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। क्यों टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है वो अपनी रोटेशन, अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दैट इज उसकी डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं? उसकी डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये सब हमने बातें पहले लेक्चर में कर ली थी। जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार वो लेक्चर देखें और फिर यहाँ पर आए। तो देखो, हम लोगों ने अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ठीक है, हमने देख लिया कि NMR एक्टिव है, ये NMR इनएक्टिव है मैम। ओके, तो अब मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या है, ये न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता कैसे है, और ये दो अलग अलग स्टेट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। मतलब हम बोलेंगे ना कि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बन रही है वो बन कैसे रही है। क्लियर। तो ऐसे ये NMR जो है देखने को मिलता कैसे है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो देखो होता क्या है, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी कि न्यूक्लियस में या तो न्यूक्लियस वही क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वैसे ही न्यूक्लियस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा इन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जनरेट होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स जनरेट होगी। ठीक है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट साइड है बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शंस अलग अलग है। तो जब तक ये इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं, इन अब्सेंस ऑफ, पहला हम केस ले रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं लगाई अब तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं लगी हुई है, सिर्फ जो न्यूक्लियस है उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अपवर्ड्स है, कुछ जो न्यूक्लियस है वो अपवर्ड्स है, कुछ स्पिन्स जो है वो अपवर्ड्स है, कुछ स्पिन जो है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी है तो ये जो स्पिन्स होंगी वो इक्वल एनर्जी की होंगी।
जो स्पिन्स होंगी उनका लेवल जो है वो इक्वल एनर्जी होगा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली जो न्यूक्लियस की स्पिन्स हैं दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड दे आर नोन एज डीजेनरेट लेवल्स। आज यू नो डीजेनरेट लेवल क्या होता है? डीजेनरेट एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि जिनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे पास क्या है, सेम एनर्जी के हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डीजेनरेट एनर्जी लेवल। और इन एब्सेंस ऑफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ही रहते हैं, मतलब कोई एक्साइटेड स्टेट और कोई ग्राउंड स्टेट क्रिएट नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, चलो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एक बार ये और समझ लो यहाँ पर कि जब हम लोगों ने ये बनाया तो मैंने बोला ना कि टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। टाइनी मैग्नेट मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं हम, ये मैग्नेट है तो अगर इसका पोल ऊपर नॉर्थ हुआ और नीचे साउथ हुआ तो इसका पोल ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ होगा, ठीक है। और मैंने मान लिया इसका प्लस हाफ क्लॉकवाइज है और इसका माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन ट्रांजिशन की सेट मान ली, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये नॉर्थ साउथ जो है, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो यहाँ साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ये तब है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नॉर्थ साउथ ऐसे साइड से दोनों मैग्नेट्स पे, इस पे भी जिस पे हमारे पास क्या था, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे साउथ करो, यहाँ पे नॉर्थ, हमारे पास क्या था, ये नॉर्थ साउथ और ये साउथ नॉर्थ, ये प्लस हाफ वाला और ये माइनस हाफ वाला। तो देखो दोनों ही जो स्पिन ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उन पे सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये ऐसे है नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो इस केस में जो हमारे पास यहां पर रहेगा वो अट्रैक्शन रहेगा और यहां रहेगा रिपल्शन, सॉरी अट्रैक्शन। मतलब दोनों ही केस में दोनों ही तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है अट्रैक्शन करके। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी लो हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। मतलब जो ये वाली जो इस मैग्नेटिक मोमेंट के होंगे या जो ये स्पिन स्टेट्स होंगी जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रही होंगी, क्योंकि वो ऐसा टाइनी मैग्नेट क्रिएट कर रही हैं जिसके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, उसकी एनर्जी कम हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनस हाफ वाले की, तो माइनस हाफ में क्योंकि इधर भी रिपल्शन है और इधर भी रिपल्शन है, दोनों तरफ ही क्या है, रिपल्शन है। उधर भी साउथ में रिपल्शन है और इधर भी नॉर्थ में रिपल्शन है, ठीक है। तो दोनों में ही क्योंकि रिपल्शन है तो ये क्या कर जाएगा, इसमें रिपल्शन होने के कारण एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेबलाइजेशन होगा। मतलब जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था तब हमारे पास ये डीजेनरेट लेवल से सेम एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आई तो ये दोनों स्प्लिट हो गए, दो स्टेट्स में स्प्लिट हो गए। एक तो स्टेबलाइज वाला हो गया प्लस हाफ, और एक हमारे पास जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, और एक मेरे पास एक्साइटेड स्टेट हो गया। मतलब मान लो ये क्लॉकवाइज है तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर। मतलब दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, दो स्पिन स्टेट्स जो है वो क्रिएट हो गई, एक नीचे प्लस हाफ की, दूसरी माइनस हाफ की, ठीक है। तो अब जब दो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो ही गया, यहाँ पर ये डेल्टा ई क्रिएट हो ही गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया, तो जब आप बाहर से इसको एनर्जी दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेडियो वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन, तो जब आप इसको रेडियो वेव्स दोगे, मतलब जब हम इसे एनर्जी देंगे जब हम इसको एनर्जी देंगे इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स,
जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी एच न्यू होगी, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस के जो स्पिन्स है वो इंटरैक्ट करेंगे जो हमने रेडियो वेव से एनर्जी प्रोवाइड की है, और उससे इंटरैक्ट करके अपना ट्रांजिशन करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये अपना जो स्पिन है उसको चेंज करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और इसे ही हम क्या बोलेंगे कि स्पिन ट्रांजिशन हो गया। और इसी न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, एनएमआर बोलते हैं। जो आपने एनर्जी रेडियो वेव्स की प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, वो क्या करेगा, जो ग्राउंड स्टेट वाले न्यूक्लियर स्पिन्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उससे इंटरैक्ट करेंगे, जिससे वो अपनी स्पिन ट्रांजिशन चेंज करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और इसी न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज नोन एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर, समझ में आया? तो आपको फिनोमिना समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हमारे पास जब अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, जब मेरे पास अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी तो दोनों के दोनों स्टेट्स जो है वो डीजेनरेट लेवल पे थे। मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर ये इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये स्प्लिट कर जाता है, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम बोलेंगे यहाँ पर दो स्पिन स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो गई, उनमें एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। इज दिस क्लियर? समझ में आया इतना? अब आगे हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये प्लस हाफ था, माइनस हाफ था, इसकी ट्रांजिशन ऐसी थी, इसने एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये ऊपर स्पिन ट्रांजिशन हो गया। बेसिकली ये हो रहा है एनएमआर में, ठीक है, दिस इज हैपनिंग इन एनएमआर। क्लियर? नाउ अगर आपको अब दिख रहा हो जो ये एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके इक्वल ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हमारे पास, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई क्रिएट हुआ है उसके इक्वली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो मतलब क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, इतना एनर्जी डिफरेंस होगा, उसी में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो डेल्टा ई जो है वो बराबर होगा जो एच न्यू के, एच न्यू यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्ब्ड फ्रिक्वेंसी जो होगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, और ये डेल्टा ई जो है ये फंक्शन होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है। लेट्स से बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो दिस डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द सिस्टम। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही सेंसिटिव सिग्नल होगा। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि greater is the strength of magnetic field applied greater is the energy difference। क्लियर? अब जब हम ये फंक्शन है ना बी नोट का, तो इस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नोट है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए बेसिकली अब तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है ना डेल्टा ई। न्यूक्लियस की बात तो हमने की ही नहीं। अब एक मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले रही हूँ, एक मैं क्लोरीन का न्यूक्लियस ले रही हूँ, तो दोनों में जो डेल्टा ई क्रिएट होगा वो डिफरेंट ही होगा ना क्रिएट। तो इसीलिए यहाँ पर उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी लाने के लिए भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज होती है विच इज नोन एज गामा। Gamma is here gyromagnetic ratio, which depends on the type of nucleus, which is different for every nucleus because each nucleus has different charge and mass. Basically, gyromagnetic ratio is the ratio of magnetic moment to the angular momentum. Ratio of the magnetic moment to angular momentum for any nucleus, and this ratio is different because each nucleus has different charge and mass. Okay,
सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दैट थिंग कि हेयर गामा जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए। और ये क्या है, H क्रॉस मतलब H/2π। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, H न्यू एब्जॉर्बेंस के। H से H कैंसिल, तो न्यू एब्जॉर्बेंस जो है वो गामा B0 डिवाइड बाय 2π, वेयर B0 इज इन टेस्ला, ओके, एंड म्यू एब्जॉर्बेंस इज इन मेगाहर्ट्ज। क्लियर? ओके, सो हेयर जो म्यू एब्जॉर्बेंस है वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है अपने। ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बस वही फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो देखो ये सारी कहानी थी हमारे पास किसकी, कि NMR दिखता मतलब होता क्या है, स्पिन ट्रांजिशन होता कैसे है, हमारे पास दो डिफरेंट स्टेट स्पिन स्टेट्स जो क्रिएट होती हैं वो होती कैसे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमें कैसे पता चला कि दो ही स्पिन स्टेट क्रिएट होंगी, 3 हो जाती, 4 हो जाती, मतलब हम कैसे बताएंगे कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए कितनी स्पिन स्टेट्स पॉसिबल है, क्या सबके लिए ही 2 पॉसिबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसके लिए कितनी पॉसिबल है, तो उसकी बात हम करते हैं। देखो बेसिकली नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं 2i + 1 के, where I is your nuclear spin quantum number। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पूरी लिस्ट लिखवाई थी कि ये I की वैल्यूज है डिफरेंट स्पीशीज के लिए, तो आप उस वैल्यू से बता सकते हो कि किस न्यूक्लियस में कितनी स्पिन स्टेट्स क्रिएट होंगी। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, H11 है, इसके लिए I की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, अगर इसके लिए I की वैल्यू हाफ होती है तो मैं वहां पर अगर ये वैल्यू पुट करूं तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, है ना। अब मुझे चेक करना है कि उन स्पिन स्टेट्स के नाम क्या होंगे, कौन कौन सी वो स्पिन स्टेट्स होंगी, तो कौन कौन सी स्पिन स्टेट्स होंगी, +I से लेके -I तक इंक्लूडिंग 0। तो स्पिन स्टेट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, +½ एंड -½ सॉरी नॉट इंक्लूडिंग 0, दिस +½ एंड -½ ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स ऑफ Cl1735। एज यू नो इसकी I की वैल्यू 3/2 होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी I की वैल्यू, कुछ की याद रख लो, कुछ का गिवन होगा। I की वैल्यू 3/2 है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट जो है 3/2 × 2 + 1। कौन कौन सी स्पिन स्टेट्स होंगी, 4 स्पिन स्टेट्स होंगी, और अपने पास +3/2, ½ -½ -3/2। बेसिकली +I से +I -1 से लेकर -I तक हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो ऐसे हम स्पिन सेट्स निकालते हैं, और ये 4 स्पिन सेट्स क्लोरीन के लिए देखने को मिलती हैं। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 4 स्पिन सेट्स डिजेनरेट होंगी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चारों जो है वो टूट जाएंगी डिफरेंट एनर्जीज की। क्लियर? ओके, सो ये था हमारे पास स्पिन सेट्स, NMR कैसे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण न्यूक्लियस की जो स्पिन्स हैं, जो क्लॉकवाइज घूम रही हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो वेव्स आती हैं, जो एनर्जी आती है, उसके साथ ऐसा क्या इंट्रैक्शन करती हैं जिससे वो स्पिन ट्रांजिशन कर लेती हैं। ऐसा होता क्या है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज मैच करती हैं। तो देखो होगा क्या, बेसिकली हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, और इसका क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली आपने कभी बचपन में स्पिनिंग टॉप से खेला होगा, है ना, वो जो घूमने वाला लट्टू आता है, तो उसको जब हम घुमाते हैं तो आपको पता है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है और लूप में भी घूमता है। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। होगा क्या, जब हमारे पास न्यूक्लियस जो है
न्यूक्लियस का एक जो स्पिन स्टेट है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, और इसका खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, खुद की कोई वैल्यू है बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। और आपने बहुत ज़्यादा हायर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, तो आपको पता है जब हम एक छोटे से मैग्नेट को, एक टाइनी मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबलाइज करता है। जैसे कि आप कंपास यूज़ अगर कभी किया हो या फिर देखा भी होगा किसी कहीं ना कहीं कि कंपास का यूज़ भी तो ऐसे ही होता है ना कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो कंपास उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज, अपने आप को सेटल करता है, स्टेबल करता है। वैसे यहाँ कुछ होता है कि न्यूक्लियस जो है उसकी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और जब हम इसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है, जिसके कारण होता क्या है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ताकि ये स्टेबलाइज करे अपने आप को। लेट्स से इस एक्सिस के अराउंड ये टिल्ट हो गया, अब इसने इस एक्सिस के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ये अपने इस एक्सिस के साथ घूमते घूमते साथ में ये लूप में भी घूमता है। अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूम ही रहा है और साथ में ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा जब ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, इसे जानने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होता है कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है और लूप में भी घूम रहा है तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो ऐसे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है, ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है जो हमने रेडियो वेव्स दी है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। इन दोनों में रेजोनेंस होता है, एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का स्पिन ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो जो ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है जब ये बराबर हो जाती है जो हमने फ्रीक्वेंसी दी है रेडियो वेव्स की, तब हमारे पास क्या होता है, स्पिन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था ना, इलेक्ट्रॉन मान लो n=1 लेवल में है और उसको 2 लेवल में भेजना है, तो हम एनर्जी डिफरेंस देखते थे कि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। जो एनर्जी डिफरेंस है वो उतनी एनर्जी लेके सेकंड में कूद जाएगा। ऐसा ही होता था कि एनर्जी लेता कहाँ से था, जो आपने रेडिएशंस डाली हैं वो रेडिएशंस के साथ जाके टकराती थी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती थी और वो चला जाता था, ठीक है। वैसा सा यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे पास न्यूक्लियस की स्पिन सेट है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी कहलाती है और वो बराबर हो जाती है अपने किसके, एब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी के। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इससे ज़्यादा नहीं जानना कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, नहीं जानना, बस इतना ही, ठीक है। तो अब इससे ये फिनोमिना होता है, इसे बेसिकली हम रेजोनेंस बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया दो फ्रीक्वेंसीज का। आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा भी होगा, रेजोनेंस हो गया दो फ्रीक्वेंसीज का, एनर्जी ट्रांसफर हो गया जिसके कारण न्यूक्लियस की स्पिन ट्रांजिशन चेंज हो गई, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर हमें बोले कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है एनएमआर का, तो यही प्रिंसिपल है कि जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है उस न्यूक्लियस स्पिन की वो बराबर इक्वल हो जाती है टू द एब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशंस। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो अब जो ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास ग्राफ एनएमआर का कैसा आएगा। देखो होता क्या है, आप कभी भी जैसे अपना जब भी आप इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, IITs में जाओगे, NITs में जाओगे या कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पर आप NMR देखोगे, NMR की पूरी लैब होती है। तो वो जो NMR की लैब होती है उसमें आप बहुत बड़े बड़े ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो अप्लाई की जाती है, उसमें सैंपल रखा जाता है और फिर नोट किया जाता है। कंप्यूटर से एक कंप्यूटेशनल ग्राफ मिलता है हमें, ठीक है। उसके पीछे भी अपना कुछ फिनोमिना है। तो हमें जो ग्राफ मिलता है बेसिकली वो हम स्टडी करते हैं, उस ग्राफ को स्टडी करके
हम पता करते हैं कि जो हमने कंपाउंड जो सैंपल लिया है उसमें कितने प्रोटॉन्स, जैसे अगर मुझे NMR दिया है तो NMR से मैं बता सकती हूँ कि कौन सा एटम जो है प्रेजेंट है, कौन से प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कार्बन न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो कैसे अटैच है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए बहुत काम आता है ये। ऑर्गेनिक में आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो जो हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, इन सब का डिफ्रेंसिएशन करता है NMR। मतलब NMR से आप पता कर सकते हो कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन है या फिर एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन है। उनकी अपनी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो वो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं उसमें प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी का ही रोल होता है, क्योंकि हर प्रोटॉन जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा उसकी अपनी डिफरेंट प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होगी। वो किसी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर इस न्यू एब्जॉर्बेंस के बराबर होगा, जिसके कारण वो डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन होगी और ग्राफ में हमें डिफरेंट डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि कौन सा प्रोटॉन कहाँ होगा। क्लियर? वो भी हम आएंगे। बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट तो वैल्यूज ही देखनी है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो वैल्यूज हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए पहले हम ये भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि पहले का पता तो होना चाहिए ना, पहले बैक स्टोरी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप फ्रंट मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा उसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये हमने समझ लिया, ठीक है। प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गई मेरे को। अब ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली न्यू एब्जॉर्बेंस क्या है, गामा B0 बाय में 2 पाई, ठीक है। और जो न्यू प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है अपने पास वो बराबर है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही वो ज़्यादा होगी, तो ये गामा B0 के बराबर होती है। और ये न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो न्यू एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू न्यू प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 पाई। क्लियर? ओके। तो ये तो फॉर्मूले हैं सिंपल कैलकुलेट करने के लिए चीज़ों को। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे स्ट्रॉन्ग प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। कम करोगे तो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब होगा क्या अगर ऐसा है कि हम जैसे मान लो मैंने सैंपल रख दिया एक इंस्ट्रूमेंट में, और एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक ही B0 पे सेट होता है, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट है वो मान लो, ठीक है। तो 60 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है, मैक्सिमम वो उतनी प्रोवाइड कर सकता है B0। तो पूरा जो सैंपल रखा है मैंने उसमें सारे प्रोटॉन H जो है सारे प्रेजेंट होंगे, तो उनको B0 सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर B0 सेम मिलेगा तो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी भी सेम आनी चाहिए, बट उनकी तो डिफरेंट आती है, हम तो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, किस वजह से हाइड्रोजन जो है, जो डिफरेंट हाइड्रोजन है उनकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आती है? तो वो डिपेंड करता है अपना किस पे, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस तो ठीक है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, जो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, उस पर भी हमारी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है ज़रा बात करते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखेंगे। देखो कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, व्हाट डज दिस मीन कि जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। देखो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इधर की तरफ ये स्पिन सेट कर रहा है, जो भी है, ठीक है, ऐसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मैंने बोला था चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेट्स से अपने पास ऊपर की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है अपोजिट साइड में, मतलब यहाँ जनरेट करेगा डाउनवर्ड साइड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रही है तो ये डाउनवर्ड साइड अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी नीचे की तरफ जनरेट कर रहा है, तो जो न्यूक्लियस अंदर की तरफ बैठा है
क्या उसको पूरी की पूरी ये बी नॉट जो है वो कंप्लीट एक्सपीरियंस हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये कुछ कैंसल आउट भी तो कर दे रहा है ना, तो इस वजह से ये पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा जो बी नॉट आप लगा रहे हो। ठीक है, तो कितना कर रहा है? बी इफेक्टिव कर रहा है। मतलब हमारे पास अब क्या है यहाँ पर कि जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो चेंज होकर अपने पास बी इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि कितना सच में रियल में वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, जो न्यूक्लियस बैठा है अंदर वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है रियल वाली। ठीक है, लगाई को ठीक है, लगाई मान लो मेरे 60 मेगाहर्ट्ज है, बट वो रियल में कितना एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कितना है, ई कितना है, बी ई कितना है। ठीक है, तो हमारे पास ये बी इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बी इफेक्टिव का मतलब क्या है अपने पास? बी नॉट माइनस बी। मतलब अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड बीई ज़्यादा है तो ये बी इफेक्टिव जो है, जो न्यूक्लियस तक रियल वाली मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी वो कम पहुंचेगी, और अगर वो कम पहुंचेगी तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम आएगी न्यूक्लियस की। इज दिस क्लियर? मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ में आया? ठीक है, तो देखो दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही यूज होगा आगे, यही हम लोग बताएंगे आगे जब केमिकल शिफ्ट या फिर जब हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटर्मिनेशन कर सके। ये पार्ट ही आता है वहाँ पे कम। क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बीई बढ़ेगा, इतना तो आप जानते ही हो। बी बढ़ेगा तो बी इफेक्टिव कम हो जाएगा, और अगर बी इफेक्टिव कम हुआ तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। दिस मीन्स कि न्यूक्लियस की शील्डिंग हो रही है। ये दो टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज होती हैं हमारे पास कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे क्या कर रही है? शील्ड कर रही है, उस न्यूक्लियस को शील्ड कर रही है फ्रॉम इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसके कारण उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, मतलब जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सपीरियंस करनी थी वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी घट गई। मैम क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं कि शील्डिंग हो गई न्यूक्लियस की। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बीई कम है, बी इफेक्टिव ज़्यादा है, और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स डी शील्डिंग हो गई। आप किसी बुक में पढ़ोगे तो ये दो टर्म्स एनएमआर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, these two शील्डिंग एंड डी शील्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, और यही हमारा डिसाइड करेंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटर्मिनेशन यूजिंग केमिकल शिफ्ट। अभी आएंगे केमिकल शिफ्ट क्या है, अभी इतना जान लो। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद ये अगर हमने जान लिया तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। बेसिकली ग्राफ ही तो जानना है ना, ग्राफ पे होता क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? शिफ्ट भी नहीं, ऐसे ही बोलते थे उसको, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन माइनस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी of TMS which is standard and known as tetramethylsilane, like this is known as tetramethylsilane। देखो होता क्या है कि जब हम ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, जो पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है, तो तब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते थे, मतलब ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिटरमाइन करते थे, बल्कि हम किसी चीज़ को रेफरेंस लेके उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी निकालते थे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी निकालते थे कि कितना इससे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 100 आ रही है, 200 आ रही है, और इसकी वैल्यू 400 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये 200 इससे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो TMS है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस के तौर पे यूज़ किया जाता था, अब तो और भी कर सकते हैं, जिसे हम टेट्रामिथाइलसिलेन बोलते हैं। इसका ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम यही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो देखो इसमें हुआ क्या था
कि एक तो ये इनर्ट है कि रिएक्ट ना करे दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है। दूसरा ये था क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब क्या हो गई, शील्डिंग हो गई, जिससे इसकी प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम आएगी, ठीक है। और जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, ईजिली प्रोटॉन्स को ग्राफ पे शो कर सकते थे, ठीक है। मतलब जो भी उस टाइम पे प्रोटॉन्स थे वो लोग हमेशा क्या करते थे, मतलब ये सबसे कम आती थी इसकी प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी टीएमएस की, और सबकी सबसे इससे ज़्यादा ही आती थी, तो ईजिली स्टडी करना ईजी था ग्राफ को, ठीक है। लेकिन आजकल तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स नोन हैं जिसकी प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी इससे इधर की तरफ भी आती है, ठीक है। और ये एच क्या हो जाएगा, वो अंडर ऑब्जर्वेशन वाला प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी होगी हाइड्रोजन की। उसका डिफरेंस लेंगे जो कि हर्ट्ज में आएगा। आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी यूनिट्स हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज ऐसे ही लेते हैं हम लोग, तो ये हर्ट्ज में आती है जो वैल्यू आती है यहाँ पर एस की, ठीक है। दिस इज इन हर्ट्ज, क्लियर, ओके। अब ये जो था ना, ये जो था क्योंकि प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, तो एस भी जो है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट था। मतलब क्या है मैम, कि मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। अब हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, 6G मेगाहर्ट्ज का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है, 400 का भी है ना, तो 600 का भी है, ठीक है। तो अपने पास अगर आप IIT में जाके देखोगे तो 3 हैं, एक 60 का, एक 400 का और एक 600 का, तो IIT में बेसिकली। तो देखो क्या है कि अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, मतलब मैं NMR चेंज कर दूँ, मैं पहले मैंने 400 वाले पे ले लिया उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूशन का, उस लिक्विड का या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का NMR, ठीक है। तो अब वो NMR की जो वैल्यूज़ आएंगी, एस वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वो एस की वैल्यू कुछ कुछ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसी को 600 मेगाहर्ट्ज पे लिया या 60 वाले पे लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, होगी वैल्यू चेंज, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वैल्यू चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो एस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो साइंटिस्ट कन्फ्यूज हो जाते थे। मान लो इंडिया में किसी ने लिया सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का और बाहर किसी यूके में किसी ने लिया, तो उनका डिफरेंट ग्राफ आता था। तो जब वो अपने जर्नल्स पे या साइट्स पे चेक करते थे तो देखते थे कि ये वैल्यू ऐसे कैसे डिफरेंट आ रही है, मतलब कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गई, ऑफ कोर्स ही बात है। तो इसीलिए उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, ताकि यूनिवर्सली सारी जो एक वैल्यू है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो सके, केमिकल शिफ्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। केमिकल शिफ्ट क्या था, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज हमें याद करनी है। डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन अंडर ऑब्जर्वेशन माइनस प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेन डिवाइड बाय, मतलब जो एस की वैल्यू शिफ्ट की वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दिया गया जो एब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी है उससे, ताकि, और मेगाहर्ट्ज में, ताकि अब जो हम लोग ले रहे हैं वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी यूनिवर्सली किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगी वो ppm में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि मेगाहर्ट्ज में डिवाइड कर रहे हैं ना, ऊपर की वैल्यू हर्ट्ज है, नीचे की वैल्यू मेगाहर्ट्ज है, इस वजह से ppm में आएगा 10⁻⁻⁶ करके, क्लियर, ओके। तो केमिकल शिफ्ट ppm में रिप्रेजेंट की जाती है। जब भी आप अब ग्राफ देखोगे ना, हम ग्राफ की बात जब भी करेंगे तो यहाँ पर मान लो ये TMS वाला है, ठीक है, तो इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अपने पास क्या आ जाएगा, केमिकल शिफ्ट इधर की तरफ बढ़ेगी, डेल्टा ppm, क्लियर, ओके। और अगर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की ज़्यादा है, और ज़्यादा कब होती है, डी शील्डिंग में, मतलब ये डी शील्डिंग होगा, मतलब अगर इधर की तरफ है, इधर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो डी शील्डिंग बढ़ेगा, इधर की तरफ डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, और डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वो शील्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन यहाँ पर है A और एक प्रोटॉन यहाँ है B, तो A वाला प्रोटॉन इज मोर शील्डेड देन B वाला प्रोटॉन, A proton is more shielded than B. Is this clear? Okay. समझ में आ गया, केमिकल शिफ्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया,
ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। केमिकल शिफ्ट के बारे में हमने जान लिया। अब इससे रिलेटेड आप इसको अच्छे से पढ़ो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको भी आगे केमिस्ट्री ओलंपियाड लिखना है, ये एक अच्छी सीरीज़ है आपके लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप मान लो आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है तो आप तैयार हो गए अगर आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो, ठीक है। और मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ईजी है, आप बस ध्यान से पढ़ो। तो अब आपको मैंने केमिकल शिफ्ट तक बता दिया, फार्मूले बता दिए सारे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स जो भी रिलेट करते हैं, और फिर हम जानेंगे कि कैसे केमिकल शिफ्ट, कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, और कैसे केमिकल शिफ्ट एलाइलिक, बेंजाइलिक, एल्काइन, एल्कीन, इन हाइड्रोजन, इन प्रोटॉन्स की वैल्यू कैसे केमिकल शिफ्ट की चेंज होती है। अच्छा, एक और चीज़, मैं सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ बार बार, इसका ये मतलब नहीं है कि कार्बन का NMR नहीं होता, नाइट्रोजन का नहीं होता, फॉस्फोरस का नहीं होता। जिसकी भी आई की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है उसका NMR देखने को मिलता है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोटॉन वाला। कार्बन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, बट प्रोटॉन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? थैंक यू एंड कीप लर्निंग।